गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। के अनुसार आज फिजिक्स का क्लास है क्लास 12 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, उसके बाद 3 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और लास्ट में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए पिछले क्लास में हम लोग आपको डिस्कस कर चुके थे। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी सारा मटेरियल आपके लिए फ्री अवेलेबल कराया जा रहा है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सबको उसके बारे में बताएं ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका लाभ ले सकें। आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और भरपूर मार्क्स आपका आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों MCQ क्वेश्चंस कौन कौन से ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे जो पहला क्वेश्चन है इसके बगल में यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है कि ये क्वेश्चन किस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ लिखा हुआ जैक 2018, मतलब 2018 के फाइनल 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है और यही क्वेश्चन फिर से आपके लिए आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये जो दिया गया है 1 किलो आवर ये है क्या। किलोवाट, वाट आपने वर्ड सुना होगा। वाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर। किलो डिनोट करता है 10 टू द पावर 3 को। जैसे आप जानते हैं अगर हम लिखते हैं 1 kg तो इसमें होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम, मतलब कि 1000 ग्राम। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 1 किलोवाट आवर, तो जरूर यहाँ 10 टू द पावर 3 होगा। वाट वर्ड यहाँ इंडिकेट कर रहा है वाट SI यूनिट ऑफ पावर को, और यहाँ एक और वर्ड जुड़ गया इसमें आवर। आवर आप जानते हैं टाइम का यूनिट है। यूनिट ऑफ टाइम, ऐसे आप सभी को पता है कि टाइम का SI यूनिट जो होता है सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर आवर में दिया है तो हम लोग उसको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। सभी को पता है कि एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। सभी बच्चे जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ये होता है। तो जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं, ये जो पूरा यूनिट लिखा हुआ है किलोवाट आवर, ये किसका यूनिट है पहले ये जान लेते हैं, तब इसका इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा पावर का जो फार्मूला होता है W/T होता है, वर्क अपॉन टाइम। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो वर्क बराबर लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम, है ना। और आप जानते हैं 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। वर्क और एनर्जी को इक्वल माना गया है। वर्क का जो यूनिट है वही यूनिट एनर्जी का भी होता है, और जो एनर्जी का है वही वर्क का भी, दोनों सेम है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। तब हम लोग यहाँ पर वर्क की जगह पर एनर्जी लिख सकते हैं। फार्मूला वही होगा P इंटू टी। अब आप यूनिट पुट कर दीजिए, पावर का वाट हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, तो वाट सेकंड जो निकला वो एनर्जी का यूनिट निकला। और आप जानते हैं एनर्जी के यूनिट को हम लोग जूल से भी डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये वाट इंटू सेकंड जूल के इक्विवेलेंट होगा। तो ये पता चल गया कि ये जो किलोवाट आवर है ये यूनिट है एनर्जी का। इसीलिए आप देखिएगा ध्यान से, ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं A, B, C और D, इन सब के लास्ट में J और J लिखा गया है, और J इंडिकेट करता है जूल को। तो पता चल गया कि ये जो किलोवाट आवर है ये यूनिट है एनर्जी का। ठीक, अब इसको चलिए कन्वर्ट करते हैं, तब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल पाएंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। अभी हमको कन्वर्ट करके हम बताए थे 1 किलो में 10 टू द पावर 3 होगा, और उसी को यहाँ पर पॉइंट में कर दिए तो पावर 3 बढ़ गया, तो 3 और 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला आंसर सही है, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। अगर पॉइंट में नहीं रहता तो डायरेक्ट लिखा रहता 3600 जूल। पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए तो 3 उधर और 3 इधर, 3 और 3 कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन है। आप पढ़ चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 2 तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में हम लोगों ने देखा था
अगर दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस एक दूसरे के इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं तब यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का। जैसा फिगर में आप देख रहे हैं, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। अब इसी को हम लोग अगर एक दूसरे के नीचे अगर सारे रेजिस्टेंस का एक किनारा एक तरफ और दूसरा किनारा दूसरे तरफ जोड़ दिया जाए। अच्छा, इसका रिजल्ट पहले जान जाते हैं। रिजल्ट था R बराबर R1 R2 प्लस R3, ये था। अब इसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, दूसरा तीसरा R1 R2 R3, तब इसका रिजल्ट क्या था? 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको हम रिवीजन करवा दिए। ये एक तरह से रिवीजन क्लास हो रहा है जो आपने पहले पढ़ा है मेन कोर्स में। हमारे ऐप में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आप सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको साइंस का ऐप मिलेगा। उसमें आप सारा वीडियोस हर एक चैप्टर का दिया हुआ है, हैंड रिटेन नोट्स भी अवेलेबल है। तो अगर ऐप से देखना चाहते हैं आप वहाँ से भी परचेज करके उसको देख सकते हैं। और फिलहाल आपके लिए यहाँ पर सारा मटेरियल हम लोग सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो दोनों रिजल्ट हम लोग अभी देख लिए, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक यूनिफॉर्म वायर को जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम कट कर दिया गया 4 इक्वल पार्ट्स में, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया और उसको अटैच कर दिया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? एक लंबा तार था, उस पूरे तार का रेजिस्टेंस था 16 ओम, उसको 4 बराबर बराबर भागों में बांटा गया। अब चारों भागों को निकाल कर अलग अलग करके इस तरह से पैरेलल में जोड़ दिया गया। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग पैरेलल में इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जोड़ देंगे। ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4/4 आएगा, मतलब कि 1। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया? 1 ओम। ये आंसर हो गया। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में 2025 में यही क्वेश्चन हो, बस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो है थोड़ा चेंज कर दे। क्वेश्चन आप ठीक से बनाना समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। मेन होता है कंसेप्ट को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से दिया गया क्वेश्चन है, इसमें दे दिया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक का देखिए 2022 में पूछा गया है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल तो आप जानते हैं, जिसमें 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। उसको रखा गया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगने लगता है। टॉर्क क्या करता है? इस डायपोल को रोटेट कर देता है, मतलब इसको अपने एक्सिस से घुमाने का काम करता है। तो उस पर लगेगा टॉर्क। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थर्ड का बी। 4th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। ओम्स लॉ हम लोग पढ़े थे। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था याद करेंगे, देखिए V बराबर I R, जहाँ V डिनोट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, I से होता है इलेक्ट्रिक करंट और R है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रिलेशन है ओम्स लॉ का। बोल रहा है कि ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? जब टेम्परेचर बहुत कम हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर बदलता हो या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो। तो पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ में कंडीशन है कि टेम्परेचर, प्रेशर और जो अदर पैरामीटर्स हैं वो सभी कांस्टेंट होने चाहिए। सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर, किरचॉफ्स लूप रूल। किरचॉफ्स के 2 रूल हमने पढ़ा था। पहला फर्स्ट, इसका नाम है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम लोग पॉइंट रूल से भी जानते हैं। दूसरा जंक्शन रूल भी जानते हैं, इसका नाम है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ये 4 नाम है। यही नाम घुमा फिरा के कभी कभी पूछते रहता है, याद रखना है आपको। अब आ जाइए सेकंड में, किरचॉफ सेकंड। इसको हम लोग बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। V डिनोट करता है वोल्टेज को। इसमें करंट का समेशन होता है और इसमें सारे पोटेंशियल डिफरेंस का और EMF का समेशन होता है जो कि 0 के इक्वल होता है। और इसका नाम है मेश और इसका नाम है लूप। 4 नाम हो गए फर्स्ट लॉ के और ये 4 नाम है सेकंड लॉ के। देखिए आपसे यहाँ कौन सा पूछ रहा है? लूप पूछ रहा है, सेकंड वाला पूछ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब ये किस पर आधारित है। तो याद रखेंगे पहला वाला जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है, बहुत बार आपको हम बताए हैं। और जो दूसरा वाला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। तो सही आंसर होगा बच्चों
सी नंबर एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी एनर्जी। इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में पूछा कि उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, तभी ये सारे लोग इससे जुड़ पाएंगे, इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आप पढ़ते हैं, आप पढ़ने के बाद भी शेयर कर सकते हैं, पढ़ने के दौरान भी क्लास जब अभी चल रहा है तभी भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है 3 क्वांटिटी के बीच में। रिलेशन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 चीज़ हो गया बच्चों। पहला है करेंट डेंसिटी, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा है कंडक्टिविटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। बोल रहा है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे बराबर सिग्मा ई। इसका प्रूफ भी हम आपको करवा चुके हैं। आपको अगर देखना है तो ऐप में भी देख सकते हैं। जे बराबर सिग्मा ई, ये सही आंसर है। 6 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ता है, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, तब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जब किसी मेटल के वायर को हम लोग आग में रखते हैं, गर्म करते हैं, तब क्या होता है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो जब तेज़ी से मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के दौरान उनमें कोलिजन होता है और कोलिजन होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे, जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका उल्टा अगर आपसे पूछे कि अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप आंसर देंगे कि रेजिस्टेंस घट जाएगा। हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं वायर को, तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक याद रखने वाली बात यह है, ये सिर्फ कंडक्टर के केस में होता है, एक चालक के केस में। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए सेमी कंडक्टर के केस में, जो कि यूनिट नंबर 9 में आपको पढ़ना है, सबसे लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9 फिजिक्स का क्लास 12 का, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। उसमें हम लोग पढ़ते हैं सेमी कंडक्टर के बारे में। पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पी एन जंक्शन पढ़े थे और बहुत सारे डायोड्स के बारे में पढ़े थे। तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है, उसमें ठीक उल्टा होता है। याद रखेंगे, टेम्परेचर में जब कंडक्टर का बात होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। लेकिन जहाँ सेमीकंडक्टर का बात होगा तो वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वहाँ घट जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे एग्जामिनेशन में। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया अभी हम पढ़े टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में, उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर यहाँ दे दिया कंडक्टर का टेम्परेचर और उसके कंडक्टिविटी के रिलेशन के संबंध में। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी 2 वर्ड हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहला वर्ड है बच्चों रेजिस्टिविटी और दूसरा है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी रोकने का प्रवृत्ति, रोकने का काम करता है करंट के फ्लो को, और कंडक्टिविटी ठीक उसका उल्टा, करंट के फ्लो को सपोर्ट करने का काम करता है। अब इन दोनों में जब दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट है तो प्रॉपर्टी भी अपोजिट होगा। अभी हम बताएं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस वो बढ़ जाता है। यही कंडीशन जब हम यहाँ लागू करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये एरो जो ऊपर हमने दिया है ये इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तब जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस तो घटेगा। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, टेम्परेचर को बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। क्वेश्चन बहुत आसान आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, बस आपको ध्यान से पढ़कर आंसर देना है। हड़बड़ में गड़बड़ मत कीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए, फिजिक्स में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे, पूछा जाएगा आपसे, और 1 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन होंगे। तो 25 और 7 32 नंबर आप ऐसे ही ले आ सकते हैं, बस MCQ और 1 वर्ड को बनाकर। तो एग्ज़ाम में स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आपके हेल्प के लिए हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, आपकी मदद करने के लिए, आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, 1 EV, ये भी इंपॉर्टेंट है। EV यहाँ जो वर्ड आया है, ये EV डिनोट करता है बच्चों, E फॉर होता है इलेक्ट्रॉन और V डिनोट करता है वोल्ट को, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं EV। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये EV है क्या। तो ये EV जो है, ये है
एक यूनिट किसका, तो एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है संतु कुमार, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव चलेगा। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है आप बताइए कमेंट करके, क्लास में आपको अच्छा लग रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं क्लास में ज़रूर ऐड हुइए, सबको शेयर करके बताइए। तो ये ईबी हम लोग जान गए इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और 1 ईवी में कितना होता है वो हम लोग को जानना है। तो 1.6 10⁻⁻19 जूल ये होता है। ऑप्शन नंबर सही ये होगा। 1 ईवी में कितना जूल होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बच्चों वो याद रखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। वही उसको केवल कूलम को हटाकर वहाँ जूल लगा देना है तो वो बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इक्विवेलेंट में। 14 नंबर क्वेश्चन, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज अभी आपको हम आगे बताएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, इसको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, ये इसके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है और इसका बैलेंस कंडीशन को फाइंड कीजिए। व्हीट स्टोन ब्रिज जो हम लोग ऐसे पढ़े थे याद होगा आपको, इस तरह का 4 रजिस्टेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। पी क्यू आर और एस। चार रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें कि 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता रहता है और चौथे का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। चौथा अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू हम पता करने के लिए इस व्हीट स्टोन ब्रिज नाम के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए अगर इसकी बैटरी और इसके गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, जहाँ बैटरी लगा है उसका जगह गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी, मतलब एक्सचेंज कर देना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तब जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में वो क्या होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो कांटा होगा उसमें कैसा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने केवल प्लेस चेंज किया है। ठीक है ना, उसको हमने सीरीज से पैरेलल किया है ना पैरेलल से सीरीज किया है, जैसा था वहाँ था, बस तार में जो चीज़ पहले जुड़ा है उसको बाद में जोड़ दिए और जो बाद में जुड़ा उसको पहले जोड़ दिए, यही हमने किया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पर। कौन कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखिए। इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में आएंगे नहीं, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं आपके सामने। आप जानते हैं आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ, दूसरा 1 वर्ड क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 नंबर के होंगे वो, और चौथा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यही 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये वेरी शॉर्ट नहीं आने वाला है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्ट वाले पर। शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, कहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन सा आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चंस भी है और आंसर भी है, तो अगर आपको इसका आंसर्स उतना अच्छा नहीं लगता है, नहीं पसंद आ रहा है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, तो आप मेरे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही आसान तरीके से मैंने खुद से नोट्स बनाया है और उसमें डाला हुआ है, आप वहाँ से उसका आंसर उठा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। देखिए पहला है डिफाइन द टर्म रजिस्टिविटी। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, आया था एक टर्म रजिस्टिविटी। रजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड कंडक्टिविटी दोनों को क्या बोल रहा है डिफाइन करने के लिए। स्टेट देयर SI यूनिट, उनका SI यूनिट निकालने बोल रहा है, और ग्राफ बनाने बोल रहा है वेरिएशन का, किसका, रजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर ऑफ एन एलॉय। एलॉय का रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। एलॉय समझ रहे हैं आप लोग, मिश्र धातु, जैसे केवल एल्युमिनियम हम लिए या कॉपर लिए या आयरन लिए तो ये प्योर मेटल हो गया, लेकिन जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ या एक मेटल में कोई और एलिमेंट मिला दिया जाता है तब जो हमें चीज़ मिलता है, जो हमें कंपाउंड मिला, उसी को हम लोग बोलते हैं एलॉय, मिश्र धातु। जैसे कॉपर में हम लोग टीन मिलाते हैं, जस्ता मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग चीज़ में अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाकर एलॉय का निर्माण किया जाता है। अगर हम प्योर मेटल लेंगे तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तुरंत टूट जाता है, लेकिन उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस, कुछ और एलिमेंट अगर मिलाकर एलॉय बना दिया जाता है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, और उसका ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ में कर पाते हैं। तो पहले क्या करना है, रजिस्टिविटी को डिफाइन कर देना है एक लाइन में, कंडक्टिविटी को डिफाइन कर देना है,
दोनों का वेरिएशन यहाँ दिखा देना है, किस तरह का वेरिएशन है, दोनों का ऐसा यूनिट लिख देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। ये देखिए, डिफाइन ईएमएफ ऑफ ए सेल, और इसका दो डिफरेंस डिफाइन कीजिए, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। देखिए, आपको हम इसका आंसर दिखाते हैं किस तरह से, मेरा नोट्स का आंसर इसमें आपको दिया हुआ है। देखिए, ये मेरा हैंड रिटन पीडीएफ है जो आप अभी बोर्ड में सामने देख रहे हैं। देख रहे हैं, ये देखिए नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एकदम लिखा हुआ है, साफ साफ क्लियर एकदम आपके लिए। इसी तरह आपका नोट्स आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, एकदम लैंग्वेज बिल्कुल आसान है बच्चों, एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखिए कैसा है, ठीक है। एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कोई किताब का लैंग्वेज यूज नहीं किया गया है, ये ऐसा लैंग्वेज है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको एग्जामिनेशन में भी आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट है, सारा टॉपिक यहाँ पर 1 बाय 1, और साथ में टॉपिक के साथ साथ देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी यहाँ हमने दिया है, इसमें टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए हमने यहाँ डाला है। तो आपका थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों जो है पार्ट एक साथ कंप्लीट हो जाएगा हमारे ऐप में दिए गए पीडीएफ के अनुसार। मोबिलिटी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था, डिड वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इसका यूनिट होता है डिड वेलोसिटी बटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये फॉर्मूला है, यूनिट इसका निकालेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। तो सारा यहाँ पर अवेलेबल है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। जो अभी आपको हम बता रहे हैं आंसर्स, वहाँ आपको आंसर सही नहीं मिलेगा, आप इसका आंसर को देखकर सारा अपना नोट्स क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे अभी पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टू टर्मिनल्स के पोटेंशियल का डिफरेंस है जब सर्किट क्लोज होता है, मतलब जब सर्किट से हम करंट ड्रॉ करते हैं, करंट खींचते हैं, निकालते हैं, उस समय के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टीपीडी बोलते हैं शॉर्ट में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब सर्किट ओपन होता है, कहीं से कनेक्शन उसका नहीं है और उससे हम लोग करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस समय के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वही दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। पोटेंशियोमीटर तो इस बार आपका नहीं पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्टेट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को किन किन बातों से प्रभावित किया जा सकता है, या रेजिस्टेंस पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े हैं, हम आपको बताए हैं ये वाला चीज़ कि है सर, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ पर होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पर होता है, और जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तब ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल एल बटा में ए। आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड होता है, तो यहाँ जो कांस्टेंट ऐड होगा बच्चों वो हो जाएगा आर बराबर रो एल बटा में ए। ये फार्मूला फाइनली हमें मिलता है, आर बराबर रो एल बाई ए, जहाँ पर रो है रजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, आर है रजिस्टेंस और रो है रजिस्टिविटी, दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस मेनली 3 बातों पर निर्भर करता है, कंडक्टर के लंबाई पर, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, उसके नेचर पर और टेम्परेचर पर। देखिए वही बात यहाँ लिखा हुआ है, पहला नेचर पर, हम जैसा कंडक्टर लिए हैं तो उसका अनुसार उसका रेजिस्टेंस होगा। अगर आप एल्युमिनियम का कंडक्टर लिए हैं रेजिस्टेंस अलग होगा, आपने एल्युमिनियम की जगह कॉपर ले लिया तो रेजिस्टेंस अलग होगा, ठीक, आपने आयरन ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। कहने का मतलब डिफरेंट मटेरियल्स का रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। सेकंड पॉइंट है लेंथ पर, थिकनेस वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और चौथा हो गया टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। इन चारों बातों पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है किरचॉफ्स रूल, अभी हम डिस्कस किए थे जब एमसीक्यू बता रहे थे, किरचॉफ्स के 2 रूल हैं, उन दोनों को लिख देना है, उनका स्टेटमेंट देना है और दोनों का फार्मूला लिख देना है। पहला जो रूल है उसमें हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 के इक्विवेलेंट होता है, और दूसरा जो है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कि सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सर्किट में और ईएमएफ का सम वो 0 होता है। देखिए पहला में है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0,
दूसरा में यहाँ समेशन ऑफ भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आई गलती से लिखा गया है, यहाँ पर होगा समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको आप सही कर लेंगे। इसलिए आपको मैंने बोला कि इसका आंसर उतना ऑथेंटिक नहीं है। आपको आंसर कहाँ सही PDF डाला गया उसमें आपको मिलेगा, सारा आंसर है। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसको डिफाइन करना है, और राइट इट्स रिलेशन विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए क्वेश्चन को आप एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि आपको डिराइव करने बोला जा रहा है या केवल रिलेशन लिखने बोला जा रहा है, ये इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि डेरिवेशन करना है कि रिलेशन लिखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं केवल आपसे रिलेशन पूछा जा रहा है, डेरिवेशन आपको नहीं करना। तो बस आप सिंपली क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और उसका जो रिलेशन है NAEVD, ये इसको आप केवल लिख देंगे, और इसमें किससे क्या डिनोट करता है उसको आप जरूर लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर अभी लिख दे रहे हैं आपके लिए, वेयर जब आप रिलेशन लिखते हैं तो उसको बॉक्स में से बनाइएगा, और इसमें लिखिएगा I से क्या है तो करेंट है, N से क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डिनोट करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करता है, और E जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज जानते हैं आप कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी से रिलेटेड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। ये था करंट के साथ रिलेशन। अगले बार आपको रिलेशन निकालना ओम्स लॉ का यूजिंग आइडिया ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ओम्स लॉ को वैलिडेट करना है, ओम्स लॉ को लिखना है किसके साथ, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला के साथ उसको जोड़कर लिखेंगे। ये प्रूफ करना था, देखिए ओम्स लॉ लिखना है और J बराबर सिग्मा ई। अभी हम लोग इसको देखे थे ना MCQ क्वेश्चन में, इसको केवल प्रूफ कर देना है। अब इसमें आते हैं लास्ट में हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में। लॉन्ग इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लीजिए। लॉन्ग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दोनों लॉ को लिखना होगा और दोनों को एक्सप्लेन करना होगा, फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा ये जो किरचॉफ्स लॉ का जो डेरिवेशन है, किरचॉफ्स लॉ के आधारित ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज का डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको हम बताए थे कि जिसमें 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, 1 2 3 और 4, जिसमें 3 का वैल्यू हमको पता रहता है, चौथे का वैल्यू हमको नहीं पता है, उसी को हमको फाइंड करना रहता है। तो इसका डेरिवेशन और इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है, देखिए P बराबर Q, P बाई Q बराबर R बाई S। देखिए ये प्रूफ किया गया है ना, P बाई Q बराबर R बाई S, इसी को आपको लिखकर यहाँ लाना है। बस यही 2 ही क्वेश्चन आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला बताया मैंने किरचॉफ्स लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन, दूसरा व्हीट स्टोन ब्रिज। यही 2 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। हमने इसका आज MCQ देख लिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया और साथ में लॉन्ग को भी डिस्कस कर लिया। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। कल वाले वीडियो में हम लोग 3rd यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो लास्ट में आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सभी जगह इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ जरूर बांटिए, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।